हाय फ्रेंड्स, तो आज हम उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ेंगे जिसमें हम उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास को तीन पार्टों में, जैसे कि आपको पता ही है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों जो इतिहासों के बारे में पढ़ेंगे हम ओनली उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में हम भौतिक विन्यास पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का, या भौतिक विभाजन किस तरीके से भौतिक प्रावस्थित अवस्थाओं में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। उसके बाद मौसम और जलवायु कैसा है उत्तर प्रदेश का। उसके प्रमुख अपवाह तंत्र कौन सा कैसे हैं। मेन तो इसमें गंगा नदी तंत्र ही है। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है जो इवन इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, जो यूपी में होके बहती है। ठीक है, अभी सबसे पहले देख लेते हैं हम प्राचीन इतिहास के बारे में। इतिहास में क्या है, सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल मतलब जहाँ पर जिस काल में पत्थरों का उपयोग किया मानव करता था, उसी को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आ जाओ, पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो पहचान है वो क्या है, इसमें जो प्राप्त औजार थे वो क्वार्टजाइट के बने हुए रहते थे। ठीक है, मेन इसका जो पहचान है वो यही है। अब पुरापाषाण काल का जो हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, तो पुरापाषाण काल की जो मेन साइट्स हैं वो हैं सोनभद्र की सिंगरौली, और इलाहाबाद की बेलन घाटी, और चंदौली का चकिया। ये तीन ही साइट्स हैं जो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं उत्तर प्रदेश की। अच्छा, अभी इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है उसका एक लोहदा नाला क्षेत्र है। लोहदा नाले क्षेत्र से हमें अस्थि मतलब हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चंस दोस्तों हर तरह के एग्ज़ाम में, यूपी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं, तो ये अच्छे से आप याद रख लेना। ठीक है, अभी पाषाण काल के बाद में भी एक और चीज़ देख लो। पाषाण काल, जैसे प्राचीन इतिहास में हम पाषाण काल पढ़ेंगे, पाषाण काल के बाद हम पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुरापाषाण काल की साइड्स हो गई। अभी आ जाओ आप मध्य पाषाण काल, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। मध्य पाषाण काल का जो साइट्स है वो प्रतापगढ़ में देखो तीन है। एक है सराय नाहर राय, एक दूसरा मैदहा, और तीसरा है दमदमा। अच्छा, इसके उत्खनन की बात करें अगर, सराय नाहर राय का उत्खनन जो किया है वो प्रोफेसर जी आर शर्मा ने किया है। ओके, मध्य पाषाण काल में ही इलाहाबाद की जो मैदा तहसील है उसमें भी पाषाण कालीन साइट्स है। मांझा तहसील का जो चौपानी मांडो नाम की जगह है वो मध्य पाषाण काल का साइट्स है, जिसमें कि मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। झोपड़ियों के साक्ष्य भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जो प्रतापगढ़ का सराय नहर राय है, उससे देखो हमें क्या क्या मिला है। 14 शवादान मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, मृतक को दफनाया गया है उसमें पश्चिम से पूर्व। ये चीज़ें याद रखनी है सराय नहर राय के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद आ जाओ महदहा से क्या मिला है, मृग सिंह से बने हुए आभूषण मिले हैं, छल्लों की माला मिली है, हड्डियों के कलात्मक आभूषण मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ दमदमा से हमें गर्त चूल्हे मिले हैं और 41 शवादान मिले हैं। ठीक है, अच्छा, अभी ऐसा स्थान जहाँ से सभी जानवरों के अवशेष मिले हैं वो कौन सा स्थान है, ऐसा महदहा है। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल देख लो। अभी पुरापाषाण हो गया, मध्यपाषाण हो गया, नवपाषाण कालीन कौन कौन से स्थल हैं। नवपाषाण कालीन स्थल में आता है आपका मिर्ज़ापुर आता है, सोनभद्र आता है, बुंदेलखंड आता है, सराय नाहर है जो प्रतापगढ़ का, जो ये मध्यपाषाण काल में भी है और नवपाषाण काल में भी है। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं खेती करना प्रारंभ कब हुआ। खेती करना भी जो प्रारंभ हुआ है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब खेती का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में कोल्डी हावा में मिला है। कोल्डी हावा जो जगह है वो इलाहाबाद में पड़ती है, और यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य हमें मिले हैं। आज से अगर हम देखें तो 6000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जो बिफोर क्राइस्ट का मतलब जो ईसाइयों के जो भगवान हैं
उनके जन्म से पहले का जो समय रहता है उसको बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, बीसी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे पहले खेती करने के साक्ष्य कुंडली हवा में मिल गए। अब अच्छा, नया डाटा एक आया है दोस्तों, जिसमें अभी हाल ही में घोषित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में खेती का प्राचीन साक्ष्य संत कबीर नगर के लोहरादेव को माना जाएगा। अभी तक तो क्या मानते थे हम, कुंडली हवा को ही मानते थे, जिसमें 6000 बीसी से के आसपास के हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी नए डाटा के हिसाब से क्या हो गया है, जो संत कबीर नगर का लोहरादेव क्षेत्र है वहाँ से हमें जो खेती के साक्ष्य हैं वो सबसे पहले यूपी के मिले हैं, जो कब से हैं, जो 8000 बीसी के आसपास है। ठीक है, यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, आप यूपी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जहाँ भी आपने अपना टेबल सेट कर रखा है वहाँ पर एक यूपी का मैप लगा के रखें सामने, और जो चीज़ भी उसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको आप मैप में पहले डेजिग्नेट करें, मैप में देखें और साथ साथ में पढ़ते भी रहें, जिससे कि आपका जो पढ़ने की जो लर्निंग की जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जब हम पिक्टोग्राफिक रीडिंग करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा समय तक चीज़ों को सस्टेन करके रखता है, मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप यूपी के बारे में, सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप यूपी का 75 टोटल जो ज़िले हैं उनको डिवीज़न वाइज पहले अच्छे से याद कर लें। याद कर लेंगे तो क्या रहेगा, आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक चीज़ें टिक पाएंगी। आप कुछ भी पढ़ोगे उसको दिमाग में सोचते हुए कि हाँ ये चीज़ यहाँ से रिलेट करती है, तो वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगी और बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप एक मैप आगे लगा के रखिए। ठीक है, अभी दोस्तों हम देख लेते हैं कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, अभी हमने उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि खेती के जो साक्ष्य हैं पहले कुंडली हवा जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वहाँ पे माना गया था, चावल की खेती के साक्ष्य मिले थे वहाँ पर 6000 बीसी के आसपास के। उसके बाद अभी जो नया डाटा आया है उसमें संत कबीर नगर का जो लोहरादेव क्षेत्र है उसमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं जो 8000 बीसी से फैले के हैं। ठीक है दोस्तों, अभी भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो खेती का साक्ष्य जो मिला है भारत मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, बेसिकली भारत पहले पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, तो इन सभी को मिला के जो मिलता है वो भारतीय उपमहाद्वीप होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सबसे पहले खेती के साथ मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ जो जगह है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ से 6000 बीसी से पहले के खेती के साक्ष्य हमें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता देख लेते हैं अभी इसके बाद में, नप्पाषाण काल के बाद में हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। सबसे पहले जो कपास उगाया गया था वो हड़प्पा सभ्यता में ही उगाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों और 2-3 नाम और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मेलुआ सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अभी दोस्तों अब भी हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो सबसे जैसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा था, और दायमाबाद जो दक्षिण मोस्ट जो पॉइंट था, मतलब साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट था वो कौन सा था। तो जो सबसे पूरब में जो क्षेत्र है वो है आलमगीरपुर, जो यूपी के मेरठ में पड़ता है। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता नहीं पनपती। पूरब में सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो आलमगीरपुर है। ऐसे ही अगर हम पश्चिम के कॉन्टेक्स्ट में जाएँ तो सुतका गैंडोर करके जगह है जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। अगर हम उत्तर की बात करें तो मांडा नाम की जगह है जो चेनाब नदी के किनारे पर पड़ती है J&K में, तो यहाँ तक उत्तर तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। अच्छा, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिण में दायमाबाद तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश के जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं। ये तो पूरे
दिशाओं के हिसाब से हमने देख लिया। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि आपका पूर्वी पॉइंट कौन सा है जहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, या पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। तो मैंने चारों आपको बता दिए हैं, ये अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। अभी उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आलमगीरपुर। अच्छा, आलमगीरपुर यही मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था, जो पूर्व मोस्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, यही आलमगीरपुर जो है, हिंडन नदी पे पड़ता है ये। हिंडन नदी कहाँ पे है? यूपी के मेरठ में आती है। दूसरा जो हड़प्पा सभ्यता का पॉइंट है वो मांडी है। मांडी म से मुजफ्फरनगर याद रख सकते हो, मांडी मुजफ्फरनगर में है। सनौली बागपत में है। और बड़ा गांव और हुलास, ये दोनों आपके सहारनपुर में पड़ते हैं। यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है दोस्तों। मैं इसलिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यूपी का मैप अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये चीज़ें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली ये एक बार पढ़ने से ही, जब पिक्टोग्राफिकली आप जब दिमाग में फीड कर लोगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगी, बार बार आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और अभी जो एग्ज़ाम का ट्रेंड्स है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो ये हैं रटने वाली जो चीज़ें हैं वो सूटेबल नहीं हो रही हैं एग्ज़ाम में, रट्टाफिकेशन नहीं चल पा रहा है। तो जिन्होंने अच्छे से दिमाग में, जिनके में उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठाई हुई है, वही आज की डेट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले यूपी पढ़ने से पहले यूपी का मैप अच्छे से जान लें, उसको सामने लगा के रखें, बार बार उसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे साथ में, तो आपको सारा मैप अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद में आ जाते हैं, अच्छा हड़प्पा कालीन सभ्यता ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आ जाता है जनपद काल, महाजनपद काल। महाजनपद काल की अगर हम बात करें तो इसका हमें कहाँ से मिलता है, महाजनपद काल के बारे में पता कहाँ से चलता है? बौद्ध ग्रंथ का है, एक अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र। इनसे हमें महाजनपद काल की कुल संख्या जो प्राप्त होती है वो 16 होती है। और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का जो लिखित है संस्कृत व्याकरण की जो बुक है, उससे हमें 22 महाजनपद होने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। अभी हम देख लेते हैं जो 16 जनपद थे, 16 महाजनपद जो थे, उनमें से जो 14 महाजनपद थे वो तो राजतंत्रात्मक थे, जिसमें कि राजाओं का शासन हुआ करता था। और जो 2 थे उनमें डेमोक्रेसी थी, गणतंत्रात्मक थे, लोगों के द्वारा चुन के राजा को चुना जाता था। तो 16 में से 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक। अगर 2 गणतंत्रात्मक की बात करें तो एक वज्जी था, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। एक मल्ल था जो कुशीनगर में है, यूपी के कुशीनगर में पड़ता है मल्ल, मल्लों की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। ये 2 ही ऐसे महाजनपद थे जिनमें डेमोक्रेसी थी, गणतंत्रात्मकता थी, राजा को चुनाव के थ्रू चयनित किया जाता था। ठीक है। अब 16 में से देख लेते हैं दोस्तों, 8 जो महाजनपद थे वो यूपी में ही थे। 8 में देखो कौन कौन सा आता है। काशी आता है। काशी जो जगह है वो आज का वाराणसी का जो क्षेत्र है उसको काशी के नाम से जानते थे। कौशल को आजकल श्रावस्ती के नाम से जानते हैं। कुरु जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। वत्स जो है उसको कौशाम्बी के नाम से जानते हैं। मल्ल जो है उसको कुशीनगर के नाम से जानते हैं। शूरसेन को मथुरा के नाम से जानते हैं। चेदी को शक्तिमती के से, पांचाल को अहिछत्र से। अच्छा, इसमें शासन व्यवस्था कैसे होती थी दोस्तों महाजनपद काल में? तो सबसे नीचे की जो इकाई आती थी, सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करता था। कुल के बाद में ग्राम आते थे, कई कुल मिलके एक ग्राम का फॉर्मेशन करते थे। कई सारे ग्राम मिलके एक विश का फॉर्मेशन करते थे। कई सारे विश मिलके एक जन का फॉर्मेशन करते थे। और बहुत सारे जन मिलके एक महाजनपद का निर्माण करते थे। जन मिलके जनपद का निर्माण करते थे और बहुत सारे जनपद महाजनपद का निर्माण करते थे। अच्छा देखो, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ये जो पुराने जो ये महाजनपद थे, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से एरिया वाले थे वो हम देख लेते हैं। काशी जो था वो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। कौशल जो था वो अवध के आसपास का क्षेत्र था। कुरु जो था वो मेरठ, दिल्ली, हस्तिनापुर और थानेश्वर का क्षेत्र था। वत्स जो है आज के इलाहाबाद के आसपास ही कौशाम्बी पड़ता है, उसके आसपास के क्षेत्र को वत्स महाजनपद के नाम से जानते थे। सूरसेन जो आज का मथुरा का क्षेत्र है उसको सूरसेन के नाम से जानते थे, मथुरा वृंदावन वाला जो क्षेत्र है। चेदी
चेदी को शक्तिमती वाले क्षेत्र के नाम से चेदी शक्तिमती वाले क्षेत्र को चेदी के नाम से जानते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है ये। सोतीवती भी बोलते हैं इसको। मल्ल मल्ल आजकल जो कुशीनगर क्षेत्र है वो मतलब मल्ल के नाम से जानते थे। अभी आ जाओ दोस्तों पांचाल। पांचाल में दो क्षेत्र हुआ करते थे। एक उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र हुआ करती थी। उत्तरी पांचाल को बरेली और बदायूं, ये आप मैप में देख लीजिए। उत्तरी पांचाल में बरेली और बदायूं दोनों के आसपास में है। एक ही बरेली डिवीज़न में ही आता है ये बदायूं भी। डिवीज़न वाइज जब आप याद करोगे तो बरेली में पीलीभीत, बरेली, बदायूं और शाहजहाँपुर 4 ज़िले आते हैं। तो उन्हीं में जो बरेली और बदायूं है वो उत्तरी पांचाल में आता था। दक्षिणी पांचाल की अगर हम बात करें तो काम्पिल जो आज का फर्रुखाबाद है उस क्षेत्र को जानते थे। अच्छा जो फर्रुखाबाद है उसमें एक महोत्सव लगता है काम्पिल महोत्सव के नाम से, जो जैन धर्म का बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण को कौशल महाजनपद, शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है कि जो कौशल महाजनपद था उसमें 2 पार्ट थे। एक उत्तरी कौशल था, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। दूसरा दक्षिणी कौशल था जिसकी राजधानी कुशावती हुआ करती थी। एक क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं। दूसरी और तीसरी जो शताब्दी थी उसमें एक स्थल था जिसको कि आद्य नगरी स्थल कहा जाता था। वो कौन सा था? तो ये कौशाम्बी हुआ करता था। और कौशाम्बी को ही ये थेर पंथ का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र था। इस स्थल को हूणों ने सर्वाधिक क्षति पहुंचाई थी। हूण नेता जो नाम था उसका तोरणमल था जिसने सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी इस क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म देख लेते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध का मतलब होता है ज्ञान, और बौद्ध धर्म का पालना या बौद्ध धर्म की सभ्यता का जो केंद्र था वो उत्तर प्रदेश था। संस्थापक इसके कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। धर्मचक्र परिवर्तन यहीं पे हुआ था। ठीक है, सारनाथ में ही। और सारनाथ में ही देखो ये एक चौखंडी का स्तूप है और एक धामेग या धर्मराजिका का भी स्तूप है। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कौशल में पहले कौशल नाम हुआ करता था। सर्वाधिक जो शिष्य थे वो श्रावस्ती में थे। और सर्वाधिक जो वर्षा काल निकाला था गौतम बुद्ध जी ने वो श्रावस्ती में ही निकाला था। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के नाम से भी जानते हैं। अभी आ जाओ जैन धर्म। जिन मतलब इंद्रियों का विजेता। इसमें जैन धर्म में क्या था, ये तीर्थंकर हुआ करते थे। टोटल तीर्थंकर इसमें 24 हुए हैं। संस्थापक जैन धर्म का ऋषभदेव को मानते हैं जो प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे इसके। वास्तविक संस्थापक जो हैं वो महावीर स्वामी को मानते हैं जो 24वें तीर्थंकर थे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें देख लेते हैं, दोनों धर्म में डिफरेंस क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, पुनर्जन्म को मानता है, आत्मा को नहीं मानता। तो बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। अभी जैन धर्म के बारे में अगर हम देखें तो ईश्वर को नहीं मानता है, पुनर्जन्म और आत्मा दोनों को मानता है। ये मानता है कि पुनर्जन्म भी होता है, आत्मा भी होती है, लेकिन ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं मानता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं दोस्तों। पुनर्जन्म को दोनों मानते हैं। आत्मा को बौद्ध धर्म नहीं मानता लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है। ठीक है, अभी आ जाओ दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो राजकीय जैन संग्रहालय है और उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो जैन धर्म का केंद्र था वो मथुरा था। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। जन्म स्थान इनका इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में हुआ था। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ऋषभदेव को अष्टपाद या अठखप्य कैलाश पर्वत में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। और जो मृत्यु है एक ही जगह हुई है इनकी, ऋषभदेव की जो कैलाश पर्वत पर है वही अष्टपाद नाम की जगह है। ठीक है, तीर्थंकर और उनका एक बार जन्म स्थान हम देख लेते हैं। ऋषभदेव का जन्म स्थान अयोध्या है, अजितनाथ का अयोध्या है, अनंतनाथ का अयोध्या है, सुमितनाथ का अयोध्या है, अभिनंदनाथ का अयोध्या है।
तो ये 5 जो तीर्थंकर हैं, इन पाँचों का अयोध्या में जन्म स्थल है। ऋषभदेव, अजितनाथ, अनंतनाथ, सुमितनाथ और अभिनंदनाथ। ठीक है। प्रथम प्रभु का कौशाम्बी में जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ का वाराणसी में हुआ था। विमलनाथ का खामपल्ले में हुआ था। खामपल्ले को फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है उसके नाम से जानते हैं। संभवनाथ का श्रावस्ती में हुआ था। इसको पहले कौशल के नाम से जानते थे। अब आ जाओ दोस्तों, जैन धर्म बौद्ध धर्म खत्म होने के बाद में मौर्य समाज के बारे में कुछ जान लेते हैं। मौर्य समाज में देखो दोस्तों, अकाल और सूखा पड़ा था। ये चीज़ जो बताई गई है वो सौगरा ताम्रलेख में बताई गई। सौगरा जो ताम्रलेख है वो यूपी के गोरखपुर में स्थित है। अकाल पड़ने पर मुक्त रूप से अनाज का वितरण करने की जानकारी इससे प्राप्त होती है। सारनाथ का जो स्तंभ है वो अशोक द्वारा निर्मित है। यहीं से भारत का राजकीय चिन्ह लिया गया है। अशोक की कौन कौन से स्तंभों को उखाड़कर अन्य स्थानों पर लगाया गया था, इसके बारे में देख लेते हैं। जो मेरठ और टोपरा स्तंभ है वो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लगवाया था। मेरठ और टोपरा का जो स्तंभ है फिरोज शाह तुगलक वंश का ये सम्राट था। फिरोज शाह तुगलक, इसने दिल्ली में लगवा दिया था मेरठ से हटा के। फिर प्रयाग स्तंभ को कौशाम्बी से हटा के प्रयाग में लगाया गया था। सबसे छोटा अभिलेख है ये, अकबर ने लगवाया था। ये कौशाम्बी से प्रयाग में शिफ्ट करवाया था। इसमें जो प्रयाग का स्तंभ है इसमें रानी कारूबाकी को दान देते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अशोक की जो प्रिय पत्नी थी वो कारूबाकी थी। प्रिय जो पुत्र था वो तीवर था। अशोक का अहरौरा अभिलेख मिर्जापुर में है। अभी मौर्य वंश के बाद में देख लेते हैं शुंग वंश, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। भारतीय इतिहास का प्रथम ब्राह्मण वंश था ये शुंग वंश। संस्थापक इसके पुष्यमित्र शुंग थे। इसकी जीत का जो वर्णन है, पुष्यमित्र सिंह की जीत का वर्णन, ब्राह्मण होने का वर्णन और अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन है वो दिया गया है। राज्यपाल धनदेव ने अयोध्या अभिलेख में बताया है। ठीक है। इसका राज्यपाल था धनदेव, उसने अयोध्या अभिलेख में उसके जीत का वर्णन और ब्राह्मण होने का और अश्वमेध यज्ञ कराने के बारे में अभिलेख में लिखा है। ठीक है। शुंग वंश के बाद में आ जाता कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कडफिसिस थे। महान जो शासक हुए हैं कुषाण वंश के वो कनिष्क हुए हैं। प्रथम राजधानी कनिष्क ने पुरुषपुर या पेशावर बनाई थी। दूसरी राजधानी मथुरा बनाई थी। महान शासक जो कनिष्क हुए हैं इसी के समय मूर्ति कला शैली का विकास हुआ है। इसमें मूर्तिकला शैली में अगर हम देखें तो दो शैली हैं, एक गांधार शैली है और दूसरी मथुरा शैली है। गांधार जो शैली है उसमें भारतीय और ग्रीक किसको बोलते थे, यूनानी को। इनमें जो गांधार शैली है उसमें ग्रे पत्थर का यूज़ किया गया है और जो मथुरा शैली है उसमें लाल पत्थर का यूज़ किया गया है। बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस शैली में है, मथुरा शैली में है। विश्वतम में गांधार शैली में है। गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उत्तर प्रदेश में मथुरा शैली में और विश्व भर में अगर देखें तो गांधार शैली में प्रतिमा बनी हुई है बुद्ध की। यह पहली मानव निर्मित प्रतिमा है जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई गौतम बुद्ध की। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं। उसके बाद में कुषाण वंश के बाद में आ जाता है गुप्त वंश। संस्थापक कौन थे इसके, श्रीगुप्त थे। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। सर्वाधिक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण गुप्त वंश में हुआ है। सर्वाधिक अभिलेख वाला गुप्त शासक कुमारगुप्त है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस किस के बारे में लिखा गया है दोस्तों, अशोक के बारे में लिखा गया है। समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन भी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। ठीक है। जहांगीर के बारे में भी लिखा गया है। जो समुद्रगुप्त की जो जीत का वर्णन है वो हरिश्चंद्र ने किया है। प्रयागराज में ही गढ़वा अभिलेख है जिसमें कुमारगुप्त के 2 अभिलेख हैं। स्कंदगुप्त का 1 अभिलेख है। इसमें बताया गया 46 बार हुणों को इसने स्कंदगुप्त ने हराया था, जिसकी जानकारी भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर है उसमें बताई गई है। कानपुर के भीतर गांव में गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर पाया गया है।
देवगढ़ यूपी देवगढ़ यूपी में दशावतार मंदिर है। गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है जो पंचायतन शैली में बनाया हुआ है। हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। गुप्त काल के बाद में पहली राजधानी इसने थानेश्वर हरियाणा में बनाई थी। दूसरी राजधानी इसने कन्नौज में बनाई थी। कन्नौज को इंद्रनगरी के बारे में इंद्रनगरी के नाम से जानते हैं, महोदयश्री के नाम से जानते हैं, कान्यकुब्ज के नाम से जानते हैं और पूर्व का ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन का जो समय है दोस्तों 606 से 647 एडी तक था। हर्ष की वंशावली 628 एडी में वंशखेड़ा अभिलेख में बताया गया है। जो वंशखेड़ा अभिलेख है वो शाहजहांपुर में है यूपी के। प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक विजय के बारे में भी इसी अभिलेख में बताया गया है, वंशखेड़ा अभिलेख में। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, कन्नौज दोस्तों जो उत्तर गुप्त काल है उसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्थान के रूप में डेवलप हो जाता है। इसमें इसको एक्वायर करने के लिए कन्नौज में संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो 3 पक्षों के बीच में संघर्ष होता है जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं कन्नौज को एक्वायर करने के लिए। पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था। प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था नागभट्ट था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंतिदुर्ग था। 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का केंद्र कौन सा था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो कौन से थे? प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ। तो इन तीनों का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? श्रावस्ती था। वह स्थान जहाँ राजनीतिक व्यापारिक गतिविधि का केंद्र था त्रिपक्षीय संघर्ष के टाइम पर श्रावस्ती था। यह अर्धचंद्राकार स्थिति में बना हुआ नगर है, तो ये भी श्रावस्ती ही है। बौद्ध धर्म के अनुसार वह स्थान कौन सा है जहाँ भगवान ब्रह्मा और इंद्र के साथ ही भगवान बुद्ध भी स्वर्ग से धरती पर उतरे थे? तो ये भी कौन सा है? श्रावस्ती है। तो दोस्तों यूपी स्पेशल में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये यूपी स्पेशल का पहला क्लास है। इसको हम 5-6 क्लास में पूरा यूपी स्पेशल ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें, आप अच्छे से पढ़ाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।